दोस्तों, वी हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट टुडे। आज हमारा पॉडकास्ट कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर के है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ड्रॉ करते हैं। हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और इन सब चीज़ों में आज के टाइम में नॉर्मल डेमोग्राफी को भी वो इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट करने लगे हैं। आज हमारे पॉडकास्ट जीटी लॉग में हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मधु वर्मा। वेलकम मैम। मैम, पहले तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। यू हैव बीन वर्किंग ऑन द डाइवर्स पोर्टफोलियोज। आप पहले टीचिंग में रही हैं, फिर आप पॉलिसी एरिया में रही हैं, अभी आप कंसल्टिंग एरिया में काम कर रही हैं। थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं ताकि हमारे जो लिसनर हैं वो आपके बारे में जो 40 साल का जो इलस्ट्रियस करियर है उसके बारे में थोड़ा सा समझ सकें। ज़रूर, थैंक यू सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और हाँ, आपने जैसा कि हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे, बहुत ज़रूरी है जो इस तरह का कभी कभी सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स काम होता है उसको बहुत सीधी सिंपल लैंग्वेज में कन्वे करना, सो दैट इट कैन रीच टू मासेस एंड लॉट मेनी पीपल गेट इंटरेस्टेड टू वर्क इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट। सो मेरा बैकग्राउंड जो है वो एक्चुअली आई एम ए बायोलॉजिकल साइंसेज ग्रेजुएट, then I switched over to economics to combine two disciplines together. To initially intent was to appear in a national level examination and UPSC. बायोलॉजिकल साइंस ग्रेजुएट से इकोनॉमिक्स में आपने ट्रांजिशन किया। And I thought I will pick up subjects from biological sciences and one subject is economics to appear in UPSC. But gradually वो थोड़ा change हुआ मेरा आगे, I would say the course of my life, and I got into teaching. And I came across a very interesting domain of environmental economics way back in 1987-88. और I got very impressed by this area जहाँ मैं अपनी biological sciences को economics से combine कर सकती थी. Wow. So this domain actually talks about value of nature. Nature gives us so many things. We talk about pure oxygen, shade, carbon sequestration. It gives us soil conservation करता है nature, water conservation होता है. But हमें उन सब चीज़ों के बारे में पता तो है, लेकिन वो एग्जैक्टली उसकी वैल्यू क्या ही समझ नहीं पाते हैं हम। एंड वी नॉट जस्ट यूज दैट वे नेचर, बट वी ओवर यूज, वी मिस यूज नेचर मेनी टाइम्स, एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन मेनी इयर्स। सो ये इसको एक सेंसिटाइज करना हर तरह के स्टेक होल्डर को, पॉलिसी मेकर से लेकर के एक आम आदमी को, ये डोमेन अपना काम करता है जी। यूनिवर्सिटी में मैंने 8 साल काम किया। पहले इनिशियल 2 साल मैंने वर्ल्ड बैंक के असाइनमेंट पे काम किया था। यूनिवर्सिटी के बाद मुझे IFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में मौका मिला एज फैकल्टी टू वर्क, एंड आई वर्क देयर फॉर अबाउट 25 years एज अ प्रोफेसर ऑफ एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एरिया जहाँ डेवलपमेंट की भी वैल्यू आपको पता रहती है, एंड यू नो एट व्हाट कॉस्ट डेवलपमेंट इज हैपनिंग। और ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग एस्पेक्ट भी रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा है कि जैसे कंट्रीज लाइक इंडिया जहाँ पे आपको ग्रो भी करना है, आपके लिए बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क्स भी करने हैं, और साथ में बहुत सारे ऐसे जो नेचर बेस्ड जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसके लिए हिंड्रेंस हैं। अब वो ट्रेड ऑफ ऑप्शन है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, और बहुत सही मतलब आई थिंक वो सब्जेक्ट है जो आपने अभी रेज किया है। मैम प्लीज कंटिन्यू। सो इसमें के बारे में हम लोग जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडीज़ हुई हैं which talk about what environmental cost we have paid for our development. तो कंपेयर किया, साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टडी थी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 20 years ago when they did the study. उन्होंने 1974 से 94 तक का डेटा को कंपेयर किया, और उसमें देखा 3 चीज़ें ली उन्होंने कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, और व्हीकुलर पोल्यूशन क्या है। तो उन्होंने पाया कि इस दौरान हमने अपनी ग्रोथ तो डबल करी है, बट जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो ऑलमोस्ट 6 times बढ़ गया है, और जो इफ यू लुक एट जस्ट व्हीकुलर पोल्यूशन हैज गॉन अप ऑलमोस्ट 20 times. This is kind of environmental cost we have paid for achieving development. तो मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट 2 times हुआ है, लेकिन जो कॉज है, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, वो 6 times बढ़ गया है। 6 times and 8 times अगर आप देखिए वेहिकुलर। और ये स्टडी 20 साल पहले 20 साल पहले के, अब तो उसका बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो गया है। हम लोग खुद ही ब्रांड फेस करते हैं। दिल्ली की गर्मी कोई अपने आप नहीं हो गई, हम ही लोगों ने क्रिएट करी। दिल्ली में रहते हैं, और मेनी सिटीज आर फेसिंग दिस म्यूजिक आई शुड से।
सो यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को ये पता रहे कि हमारी इन्वायरमेंटल कॉस्ट हम क्या पे कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल कॉस्ट इतनी ह्यूज होती है कि उससे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वो नेगेटिव कर देती है एक्चुअली, इट्स नॉट पॉजिटिव। सो ऐसी एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैंने अपने उसमें करियर में परस्यू किया, कॉल्ड एज ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी, ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ये निकालते हैं कि जो डिग्रेडेशन हुआ है पास्ट में उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा हो कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद जीडीपी की वैल्यू नेगेटिव है, जो सेविंग्स आपकी वो नेगेटिव हो जाती है। हम समझते हैं कि हम इन्वायरमेंटल कॉस्ट में कुछ नहीं लगा रहे हैं, जो हम बेयर कर रहे हैं, नॉट गिविंग बैक टू नेचर टू। जैसे हमें अगर फॉरेस्ट डिग्रेड हुआ है तो फॉरेस्ट को रिफॉरेस्टेशन करना, वाटर क्वालिटी अगर डिग्रेड हुई है, पोल्यूट हो गया वाटर, तो उसको प्यूरिफाई करना। इस तरह से एयर क्वालिटी का डिग्रेडेशन हुआ तो एयर क्वालिटी को अपने नॉर्मल लेवल पे लाना। तो उसमें इतना सारा इन्वेस्टमेंट जाएगा कि जो आपकी सो कॉल्ड सेविंग्स होती हैं जीडीपी के बाद, जीडीपी में आप दिखाते हैं, वो सेविंग्स नेगेटिव हो जाती हैं। तो वो एक अपने आप को शीशा दिखाना है। दिस इज व्हाट वी डू, वी ट्राई टू मिरर द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। मतलब नॉर्मल शब्दों में बोलें तो मतलब हमें रिवर्स करना और बैक टू दैट पोजीशन करना जी हाँ, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माने, इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि जीडीपी अगर नेगेटिव, इसका मतलब पैसा तो है ही नहीं, पैसा तो आपके पास है ही नहीं। जो हम जीडीपी में अपनी सारी कॉस्ट माइनस करके जो बस बचता है पैसा, सेविंग्स कहते हैं, वो सेविंग्स नेगेटिव हो जाती है एक्चुअली, नॉट दैट जीडीपी। सेविंग्स गेट नेगेटिव। सेविंग्स ये आपके नेक्स्ट साइकिल में इन्वेस्ट की जाती है। जब के पैसा है ही नहीं, तब कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे? तो ग्रोथ की पैसा अगर आप लगाएंगे इन्वायरमेंटल कॉस्ट को, जो आपने बेयर करी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन किया है, उसको ठीक करने के लिए, तो आपको और पैसा बोरो भी करना पड़ेगा बाहर से। इतना हम लोगों ने डिग्रेडेशन कर दिया है। तो इसी को एक रियलिटी चेक करने के लिए इस तरह का कॉन्सेप्ट सामने आया है कि अगर आपको जीडीपी को ग्रीन रखना है, मतलब रिसोर्सेज जहाँ से आप सारा जीडीपी प्रोड्यूस करते हैं, आप लैंड यूज करते हैं, फॉरेस्ट यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, मिनरल्स यूज करते हैं, सब चीजें आपको एग्रीकल्चर, एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम हम लोग कहते हैं उसको। ये खाली प्रोडक्शन सिस्टम नहीं, इकोलॉजी से रिलेटेड है। तो सॉइल जैसे खराब हो गई एग्रीकल्चर की, वी टॉक सो मच अबाउट सॉइल डिग्रेडेशन। बिना सॉइल को बिल्ड किए आप कैसे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन करेंगे? वी टॉक सो मच अबाउट द फॉरवर्ड लिंकेजेस ऑफ एग्रीकल्चर व्हिच इज अ वैल्यू चेन। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वैल्यू चेन क्या कर लेगी आपका आगे? वो भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सो वो जो एक रिसोर्स एज अ बेस कैसे आपको मेंटेन करना है, वही इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन। सो दैट्स हैज बीन माय वर्क इन आईएफएम में। मुझे बहुत सारे मौके मिले इंटरनेशनल स्टडीज़ में काम करने के, नेशनल प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े लीड करने के। तो इस तरह के हम लोगों ने चीज़ों को, वैल्यू को एसेस करके सरकार को जानकारी दी, कॉर्पोरेट्स को जानकारी दी, आम आदमी को जानकारी दी। सो ये इस तरह का डोमेन है मेरा, विच हैज़ बीन वेरी रिवॉर्डिंग वर्क, क्योंकि इट इन्फ्लुएंसेस द पॉलिसी, इट इन्फ्लुएंसेस क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आप कैसे मैनेज करो, और इट क्रिएट्स सिस्टम ऑफ मार्केट्स, क्योंकि आपने जो चीज़ें प्रोवाइड करी हैं सिस्टम में, उसका आपको कुछ रिटर्न भी मिलना चाहिए। जैसे अगर आपने जंगल बचाए तो आपने एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन मिली आपको, एयर क्वालिटी इम्प्रूव हुई, वाटर कंजर्वेशन हुआ, सॉइल कंजर्वेशन हुआ। हम टिम्बर का, एनटीएफपी का मार्केट तो मालूम है हमें है कि वहाँ से मिलता है, बट नोवेयर वी फाइंड मार्केट ऑफ ऑक्सीजन, मार्केट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन। बट कोविड ने हमको अच्छा लेसन सिखा दिया। दे हैव गिवन अस द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन। करेक्ट, कितनी मारामारी हुई इस टाइम ऑक्सीजन इंडस्ट्री के पीछे, भी लर्न द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, फिर भी हम पेड़ नहीं लगाते हैं। हम दिल्ली में देख रहे हैं और शहरों में देख रहे हैं कैसे गर्मी बढ़ रही है, एंड ट्रीज गिव सच अ वंडरफुल रिस्पॉन्स टू, दे आर वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ मिटिगेटिंग दीज काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स। तो अब हमें बहुत ज़रूरी है कि सबको समझाना है इसके बारे में, ना समझाना भी है, मैं कहूँगी अब हो गया है बहुत, अब एक्शन की ज़रूरत है। सो ये जो हमारा डोमेन है, ये रिसर्च करके इस तरह की वैल्यूज़ को सामने लाता है। हम चाहते हैं कि हर जगह आपको जानकारी मिले कि एक पेड़ आपको क्या देता है। सबसे पहले तो छाया देता है, तरोवर की छाया की बात करते हैं हम लोग, जैसे सूरज की गर्मी से एक गाना भी है, जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया। वेरी फर्स्ट वेरी फर्स्ट बेनिफिट दैट यू गेट इज शेड। गाड़ियां पार्क करते हैं, आप खुद खड़े होते हैं, नीम के पेड़ नीचे खड़े होइए, भरी धूप में ठंडक देता है आपको। तो ये, बट उसके अलावा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, कार्बन को कैप्चर करता है, इतना जो एमिशंस हो रहे हैं, कार्बन कैप्चर करता है, रेगुलेट करता है टेम्परेचर। पक्षियों के लिए पूरा का हैबिटेट है वो तो सारा का सारा। फिर और उसके अलावा हमको सॉइल कंजर्व करता है, वाटर कंजर्व करता है, पॉलिनेशन सर्विस होती है, हैबिटेट है कितने एनिमल्स का,
सो ये इस तरह की जानकारी जब लोगों को समझ में आएगी, मिलेगी, तो आई थिंक घर घर ये कॉलोनी में जगह जगह आपको इस तरह की जानकारी देनी चाहिए। More than मैम व्हाट यू हैव मेंशन्ड, सर्टेनली जो नेचर को जो एडवांटेजेस हैं वो तो हैं ही हैं, बट अगर ह्यूमन पर्सपेक्टिव्स देखें तो जो हमें मतलब इफ यू हैव टू पिक्चर्स, वन इज विद द ग्रीनरी लैंडस्केप फॉरेस्ट वर्सेस द अर्बन जंगल जहाँ पे पेव्ड सरफेसेस हैं, आपने बताया गाड़ियाँ खड़ी हैं, ऊपर अगर शेड है तो अलग ही लेवल का कंफर्ट रहता है। मतलब इतना क्लियर कट डिफरेंस है, फिर भी लोग इस चीज को लेकर के शायद अवेयर हैं आज के टाइम में, बट शायद खुद इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं है। गोइंग बैक टू योर मे बी आई थिंक जर्नी इन बिकमिंग व्हाट यू आर टुडे, अगर हम देखें तो आपने लगभग 25 साल आईएफएम को दिए। वहाँ का जो इंटरनल इकोलॉजी है वो थोड़ा सा बताएं, कंपेयर टू मे बी सिंस आप दिल्ली एनसीआर में रह रही हैं, सर्टेनली यू कैन see the difference and you can compare it very clearly and very maybe I think evidently कि हम उसको कैसे उस तरीके के माहौल किस तरह से हम लोग जो यहाँ के आसपास के वातावरण है उसको हम कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वो बेसिक कंपैरिजन बताइए कि वो कॉलेज में सिंस आपने 25 साल दिए हैं। डेफिनेटली so I'm very proud to be part of IFM for 25 years and silver jubilee बना के मैं वहाँ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ऑर्गेनाइजेशन है जी, और एक बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चर फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस थी कि इस तरह का कार्डर क्रिएट किया जाए फॉरेस्ट मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स हों। टेक्निकल फॉरेस्टर्स तो होते हैं, तो पूरा कार्डर है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का, बट मैनेजमेंट टॉक्स अबाउट नॉट जस्ट टेक्निकल प्रोडक्शन एस्पेक्ट बट ऑल्सो सोशल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट टुगेदरनेस। तो वो कार्डर क्रिएट करने के लिए ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैब्लिश किया गया 1982 में। और जब ये लैंड दिया गया था, हम लोग को 200 एकड़ का कैंपस है आईएफएम का, और बड़ा सीनिक है क्योंकि उसके 3 तरफ पानी है, जो भोपाल का लेक है उसका स्पिल ओवर वाटर आता है, तो जैसे काइंड ऑफ एन आइलैंड। एंड यहाँ पे एक ब्लेड ऑफ ग्रास भी नहीं था इस लैंड में, पूरा कंप्लीटली रॉकी एरिया था। So look at how it became a kind of a model, not just of teaching but also how we practice what we profess. So वहाँ पे the first level plantation was done. And not just you plant trees, you also plant grasses, you plant herbs and shrubs. It completes the ecosystem, not just tree plantation. Trees also definitely, but they are supported. They support each other. In fact, grasses are also important. Herbs and shrubs are also important. तो अगर आप 82 से आप तो almost 42 years हो गए उसको, आप देखिएगा तो it's a thriving forest area. और कभी-कभी और buildings हैं actually not multi-story, but there's only one double-story buildings हमारी top पे. And there's a water tank which is quite high definitely because it requires to be high. तो जो दूर से लोग देखते कहते हैं किसने यहाँ पे buildings बना दी जंगल काट के, ऐसे this is reverse. Buildings came first and then we established the jungle, and अब वो जंगल ऐसा होके लगता है कि आपने शायद buildings create किए बीच में, जंगल के बीच में buildings create। Yeah, so it is a biodiversity rich campus. टाइगर भी पास होता है, लेपर्ड्स अंदर आ जाते हैं, लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स आर इनसाइड, वैरायटी ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स दैट यू गेट इनसाइड। इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड डाइवर्सिटी क्रिएट की है, वैरायटी ऑफ trees were actually planted, so it is a biodiversity rich campus. In fact, we worked out the value of contribution of these forests to the system, इकोनॉमिक वैल्यू क्या है उसकी, इकोलॉजिकल सर्विसेज क्या क्या मिलती है हम लोगों को। तो इस तरह का एक कहना चाहिए आइलैंड है जो कि, बट इट गिव्स, यू कैन फील द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन आईएफएम। आप सिटी से अगर यहाँ के 3-4 डिग्री का आपको फर्क लगता है आकर के, जैसे ये क्रिएट किया गया कैंपस, व्हाई नॉट वी कैन क्रिएट मोर कैंपसेस, मोर कॉलोनीज लाइक दैट। In Delhi, incidentally, I live in South Delhi, in the park where we have lots of trees around. But still, you can think about other regions and find that there's a concrete jungle instead of the green jungle, and the vegetative growth is not there. So what important is, similarly, city of Bhopal, if I extend beyond the boundary of IFM, come to city of Bhopal where it is located, it is city of hills and mountains and lakes and trees. One of the greenest cities of India, one of the most beautiful cities of India. और इतना अच्छा blend है वहाँ पे, I would say
ecological infrastructure, which is trees and rivers and river pass by the lakes and wetlands and mountains and the constructed architectural monuments. It's a wonderful blend of that. Very. And imagine Raja Bhoj of 11th century ruler, such a visionary. And this is an artificial, which is a man-made lake, Right. which has now become like a a natural lake, natural water body. पूरे 100 साल निकल गया उसको, almost 1000 साल हो गए. और तब क्या उनका because of vision plus some kind of a concern. That time the region of Bhopal, the Riyasat actually had undergone 3 consecutive droughts. So to provide employment to people, crops fail हो गई, employment खत्म हो गया. He got this lake dug out. और lake बहुत बड़ा था. It went up to actually a town close to Bhopal called as Mandideep. So he dug out this lake. Abhi right now the lake's water spread area is 31 square kilometers. So catchment is 332 square kilometers है. So it's a huge lake. It looks like एक तरफ से जैसे कि आप सी के किनारे खड़े हुए हैं. और उसने ऐसा विजन क्रिएट किया. प्लस देयर इज अ लोअर लेक. सो उसमें गेट्स लगे हैं विच क्लोज दिस लेक बिकॉज टेरेन ऐसा था भोपाल का. ये हाई लेवल पे खुदा था लेक. नीचे वाला लेवल एक और था. उस गेट से पानी सीप होता है. सीपेज होकर नीचे जाता है. इट्स अ लोअर लेक एज वेल. आर्किटेक्चरल मार्वल. बहुत. यू आर एन आर्किटेक्ट, यू कैन इमेजिन बिल्कुल. And now we host some very good institutions on architecture as Maulana Azad College, and then SPA also is located, and they study this model. So I did a study way back in 1999 and 2000 to work out the value of contribution of this lake to the economy of Bhopal. तो कितना उन्होंने तो employment देने के purpose से किया कि पानी भी जमा हो जाए, and now we are reaping all the benefits. Very nice. तो ऐसा vision रखना कि we just think about ourselves. We should think more about the next generations. In fact, that's what sustainable development is all about. Very nice. Should leave more for next generation than draw from their stock for our uses. Very nice example that you have taken, ma'am. मतलब एक सिटी लेवल पे किस हिसाब से आप देखिए कि पूरे जो इकोलॉजिकल KPIs हैं उसको आप कैसे मैनेज कैसे कर रहे हैं. और अगर भोपाल वर्सेस मैं किसी भी अर्बन लोकेशन के जो एक एवरेज टेम्परेचर की बात करूं तो शायद भोपाल इज ऑलवेज मच कूलर बिकॉज ऑफ दीज मे बी स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स जो कि पूरे rather अगर किसी कैंपस की बात करें वर्सेस अ कैंपस इन दिल्ली ऑलमोस्ट 5 to 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस जो एम्बिएंट कंडीशंस टेम्परेचर की बात करें वो आपको डिफरेंस मिल जाएगा. और कहीं ना कहीं एग्जांपल्स बहुत हैं हमारे यहाँ पे. उस एग्जांपल से कोई एक्चुअली सीख ले और फिर उसके हिसाब से प्लानिंग में उसको इनकॉर्पोरेट कर ले. दैट इज द नीड. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग मुझे याद आई. आई मस्ट नॉट फॉरगेट दिस. भोपाल को लोग जानते थे सिटी ऑफ गैस डिजास्टर, इंडस्ट्रियल डिजास्टर जी 84 में. एंड आई वाज वन ऑफ द सफरर्स. वी हैव सीन ऑलमोस्ट डेथ. ऐसा लगा कि बस अब तो स्ट्रैंगुलेट होके खत्म हो जाएंगे, बट समहाउ देयर वाज समबडी हु सेव्ड अस. सो जो आप तो खुद ही यू हैव कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. जब कोई वाटर बॉडी होती है तो जो हवा है वो वाटर बॉडी की तरफ जाती है रात को, और दिन में वो हवा उसके से दूर जाती है जी. सो कार्बाइड की जो लोकेशन थी इट वाज अहेड ऑफ दिस लेक, एंड उसके फिर लेक के बाद कह सकते न्यू सिटी ऑफ भोपाल आता था. ड्यूरिंग कार्बाइड वाज इन द ओल्ड सिटी ऑफ भोपाल. डिजास्टर जब रात को हुआ तो ये हवा जो थी टुवर्ड्स लेक की तरफ आई. अच्छा. सारी ऑल द एंटायर पॉइजनस गैस व्हिच वाज एक्चुअली यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का मिथाइल आइसोसाइनेट एंड फॉस्जीन, ऑल दीस गैसेस वर स्टोर्ड. दे मिंगल विद एयर, एंड कितने लोग तो इंस्टेंटली डेथ हो गई. एंड वी सफर्ड बिकॉज we're living just 5 kilometers away from that carbide plant, and we could also we inhaled a lot of gas, and we could not go out. There was so much of traffic, rush of people. Anyway, so ये जो lake के पास जब आई ये gas, so lake absorbed the gas. This lake gas was water soluble. So चीज़ से पूरे lake ने became a barrier spread होने से बच गया to the new Bhopal area. Wow. Otherwise, it would have gone to the entire city of Bhopal, and disaster would have been much more. Wow. अच्छा ये चीजें बहुत सारे लोगों को नहीं पता है. I must say, being an ecological economist, must tell you, you cannot estimate the value of saving this population of Bhopal, which this lake had done. So पानी कहने को जहरीला हुआ थोड़े दिन, but definitely there's a process of assimilation process भी होता है. There's a vegetative growth inside lake. It became normal. So it was a savior to city of Bhopal. So this is what what we call as ecological infrastructure, the nature-based solution, I would say, which we
now fashionably call nature as, based solution. and जी and we have a culture of providing जी solutions through nature in जी our जी Mhm. कमिंग बैक टू द कॉलेज प्रोफेसरशिप के बाद में आपने WRI में काम किया एज ए चीफ Economist. इकोनॉमिस्ट हाँ. और फिर आपने आयोरा कंसल्टिंग में अभी आप एज ए एडवाइजर की तरह काम कर रही जी हैं. वेरी नाइस मैम. विद योर एक्सपर्टाइज इन द इन्वायरमेंटल आई वुड से वैल्यूएशन फाइनेंस एज अ डोमेन में, अगर मैं बात करूं कि जितनी भी हम डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, इन सब के लिए अगर बात किया जाए कि जो फाइनेंस या इंसेंटिव्स रिक्वायरमेंट की बात करें, क्योंकि ये एक ऐसे एक्टिविटीज हैं जहाँ पे शायद कुछ लोग सेल्फ जागरूक करके काम करते हैं, बट कुछ लोगों के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट है. उनके लिए लिमिट है, या तो हम उसके लिए एडिशनल इंसेंटिव्स कुछ प्रोवाइजन करें, गवर्नमेंट की तरफ से करें या कम्युनिटी की तरफ से कुछ करें. तो वो इस तरीके के पोर्शन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इज देयर एनी सम मैकेनिज्म थ्रू व्हिच वी कैन क्रिएट सम इंसेंटिव्स टू मे बी हैव दैट कंजर्वेशन एक्टिविटीज फास्टर? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करती हूँ. बिफोर कमिंग टू हाउस ऑफ नेचर, लेट्स टॉक अबाउट आवर ओन हाउस. जी जी. हमारा जो घर होता है उससे बहुत से फीचर्स होते हैं. घर का आपका बिल्ट अप एरिया है, टोटल एरिया है प्लॉट का, देन आपका हाउ योर हाउस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, क्वालिटी क्या है, कितना स्पेस है. सो इस तरह के सारे फैक्टर्स आपके गवर्न करते हैं. प्लस इसके अलावा जो आपके फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर आपको अपना घर को रेंट पे देना है या उसको सेल करना है, तो आपके नेबरहुड में क्या है, आपके एक्सेसिबिलिटी फैक्टर्स क्या है, नेबरहुड में आपके घर के पास में मार्केट है, आपके घर के सामने एमिनिटीज क्या है, वो सब चीजें पता चलता है. कभी लोग फ्रेंड्स मिलके एक जगह रहते हैं, कभी रिलेटिव्स मिलके एक जगह रहते हैं, कभी आप चाहते हैं कि सारा आपका जितने कन्वीनियंसेस हैं वो सारी पास में हो. तो एक्सेसिबिलिटी आपके फैक्टर्स हो गए. प्लस नेबरहुड फैक्टर्स लाइक समटाइम्स क्लोज टू ऑफिस, क्लोज टू चिल्ड्रंस हाउस, क्लोज टू रिलेटिव्स हाउस. बहुत से फैक्टर्स हमें गवर्न करते हैं. कई बार अमेरिका में जैसे एक रूल है कि जहाँ जिस जगह में आप रहेंगे वहीं के स्कूल में आपके बच्चे पढ़ने जाएंगे. दे क्रिएट द एंटायर टाउनशिप काइंड ऑफ इन कॉलोनीज. जैसे पेरिस है, पेरिस इज अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ 100,000 स्मॉल म्युनिसिपैलिटीज. अच्छा. 1000 small cities I should say. सबका अपना अपना मेयर है, सबकी अपनी अपनी प्लानिंग है. My daughter lives in Paris, so I've observed the entire model very closely. It is a architectural marvel. It is just such a beautifully created city. So every small county or the municipal unit will have everything available. So ये factors बहुत govern करते हैं हमारे decision में. जो factor आजकल बहुत important हो गया वो environmental factors है, variables है. हम चाहते हैं, many people started living away from the cities. दिल्ली से बहुत लोग कुछ महीनों के लिए चले जाते हैं. नवंबर से जनवरी they think कि is a time of maximum air pollution. This influence your health, impact your health. और इतने हम health cost pay करते हैं उसके लिए. बिल्कुल. तो environmental factors have gained a lot of importance these days. मैम as an architect इस पीस पे मतलब I have also lot of observations. जैसे हम लोग जब यूएस के कोड्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिकली each and everything has been written so maybe I think so much structured manner. आपको हर चीज पता है कि हाँ वाटर बॉडी से कितने मीटर पे क्या चीज अलाउड है, उसके बाद कितने मीटर पे क्या चीज अलाउड है. आपने जैसे बताया कि यहाँ पे दिल्ली में कितने सारे वेटलैंड्स हैं, डिमार्केटेड वेटलैंड्स हैं, बट इंक्रोचमेंट हो गया है. अथॉरिटीज मतलब assess तो authorities are supposed to be vigilant and the people are supposed to be more aware कि हम इसके पास ना करें, इसका एक नुकसान है, फायदा हो सकता है. बट कहीं ना कहीं इतना मतलब आई थिंक अब्यूज ऑफ दीज लॉज हैं अपने इकोसिस्टम में, उससे जो वेटलैंड पर्टिकुलरली दिस पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम है उसका बहुत नुकसान हुआ है. तो मतलब हम लोग इस चीज को मतलब क्यों नहीं करते हैं, उसका क्वेश्चन आप बाद में भी जवाब दे सकते हैं. डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू. नोटिफिकेशन देखते नहीं हुआ है इस वजह से आप थिंग्स आर नोटिफाइड एंड रिकॉर्ड लीगली गिवन अ सैंक्टिटी. सो ये टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट, दीस काइंड्स ऑफ सो रेगुलेटिंग सर्विसेज आपको होगी जो रेगुलेट करती है सिस्टम को. आपने पोल्यूशन होता है जैसे वेटलैंड में, अपने भोपाल के वेटलैंड में भी जाता है 17 वार्ड्स का पूरा सीवेज वाटर गोज टू द वेटलैंड ऑफ भोपाल व्हिच गिव्स यू ड्रिंकिंग वाटर एज वेल. उसको एसिमुलेट करने का भी फंक्शन होता है वेटलैंड का. उसमें
वेजिटेटिव ग्रोथ होती है जो कि उसको एसिमुलेट कर लेती है, वेस्ट को डिकम्पोज कर देती है। प्लस फॉरेस्ट के रेगुलेटिंग सर्विस के अलावा एक होता है कल्चरल सर्विसेज, इको टूरिज्म। जो टूरिज्म है, द ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट यू एंजॉय, द लैंडस्केप यू एंजॉय। प्लस हमारे कल्चरल रिलेशंस है फॉरेस्ट से, वी वर्शिप ट्रीज, वी वर्शिप फिशेज, वी वर्शिप रिवर्स। ये एक बहुत कल्चरल वे है जिसकी नेचर बेस्ड सोल्यूशन है टू कंजर्व। उसके अलावा एक सपोर्टिंग फंक्शन होता है, जैसे ये सॉइल को बिल्ड करती है, एक प्राइमरी प्रोडक्शन करती है, तो जिससे कि आपको बाकी चीजें प्रोड्यूस होती हैं। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। सो व्हेन पीपल आर कंजर्विंग फॉरेस्ट, व्हाट डू दे गेट इन एक्सचेंज? नथिंग, बिकॉज यू आर गेटिंग टिम्बर एंड गेटिंग एनटीएपी व्हिच गोज टू द डिपार्टमेंट। कंजर्वेशन लोग कर रहे हैं वहाँ पे, फॉरेस्ट का जंगल बचा रहे हैं। जंगल बचाने से क्या मिलेगा? तो हमारा जो जॉब है रादर, तो ये जो इनविजिबल चीजें हैं उसको विजिबल बनाना, उसकी वैल्यू, उसको नंबर में कन्वर्ट करना। कितना पानी आपने प्रोड्यूस किया, कितनी सॉइल कंजर्व करी। अगर नहीं सॉइल कंजर्व की तो फ्लडिंग हो जाती। जैसे ग्लेशियर्स हैं पूरे हिमालयन रीजन, उनको कैसे बचाना है, कैसे करना है, वहाँ के जंगल कैसे बचाने। इफ यू डोंट सेव दोस फॉरेस्ट, दिल्ली विल नॉट गेट एनी वाटर। The entire Himalayan mountain ecosystem states are actually water towers of India. You get water supply from, but if you don't conserve these states, and people who are engaged in conservation, what should they get? So हम लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया है called as पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, जो कि इस पार्लेंस में डेवलप किया गया है। तो जो ये प्रोवाइड करता है जंगल आपको, उसके बारे में, और जो लोग उसे कंजर्व करें ना, कुछ कंपनसेशन दिया जाए एक्सचेंज में। अच्छा, सो इसको इंसेंटिवाइजेशन करना। पोर्टल का नाम क्या है? पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। दिस इज अ मैकेनिज्म। अच्छा, सो जो इकोसिस्टम सर्विसेज आपको मिल रही है वहां से, आपने लोगों से कहा कि आप ज्वाइन करिए पूरा मूवमेंट जंगल बचाने का, वेटलैंड्स को बचाने का, ग्रासलैंड्स को बचाने का। आपके ऑल दिस सिस्टम्स अवेलेबल। इवन सैंड ड्यून्स गिव अस ह्यूज अमाउंट ऑफ services. Trees नहीं है तो क्या हुआ, soil और sand also give you lot of support, carbon बहुत सारा मिलता है वहाँ से। तो ये सब चीज़ों को विजिबल बनाने की टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं कि इसे कैसे कन्वर्ट करें कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस की उसकी वैल्यू क्या है, जो सॉइल कंजर्व करी उसकी वैल्यू क्या है, जो न्यूट्रिएंट वहाँ पे रिटेन किए गए उसकी वैल्यू क्या है, पानी प्रोड्यूस किया जाए उसकी वैल्यू क्या है। तो उसके जैसे कार्बन का मार्केट अभी क्रिएट हुआ है, अभी इवॉल्व ही हो रहा है। There's a lot of range of value of carbon, but it is still evolving. It is facing challenges. It is evolving. The carbon market has come up. हम जब 20-25 साल पहले लोगों से बात करते थे कार्बन मार्केट की, we used to laugh on us कि ये क्या बातें कर रहे हैं। But now carbon markets have come, and we are making payments for that. Carbon finance is a huge area in which our current organization works. So अपन जो happen to be one of a student of IFM, very brilliant one, set up this very important, very useful, pertinent firm, doing very big projects on carbon, climate finance and carbon finance. अभी bringing investors to इंडिया में भी कार्बन मार्केट का अलग से भी प्रोसेस शुरू हुई है। प्रोसेस शुरू हो गया है। तो पहले तो यूएनएफसीसी के और जो वॉलंटरी मार्केट था, अब इंडिया स्पेसिफिक भी इस चीज को इनिशिएटिव लिया गया। गवर्नमेंट खुद इस चीज को एग्जैक्टली। So lots of firms, banks are interested in investing money, carbon offsets create करने के लिए, carbon credits earn करने के लिए. So they're investing in restoration activities, protection activities, conservation activities. तो ये चीजें तभी आएंगी जब आप उसकी वैल्यू प्रोजेक्ट कर पाएंगे। अगर हमने फॉरेस्ट को रेस्टोर किया तो क्या देगा आपको? तभी कोई फंडर आपके पास इन्वेस्ट करने आएगा। ये हम लोग का काम होता है कि जो इकोसिस्टम सर्विसेज की वैल्यू को असेस करना। तो ये नेचर का जो हाउस है उसकी वैल्यू हमने असेस की। जैसे मैंने दिया था अपने एग्जांपल दिया था, घर की वैल्यू अगर आप कैसे असेस करते हैं अपने घर की, ये नेचर का घर है। नेचर के घर में ये सब चीजें होती हैं, दीज फंक्शंस, सर्विसेज द हाउस ऑफ नेचर प्रोवाइड्स यू। सो इसका मार्केट क्रिएट करना एंड इसकी वैल्यू असेस करना। क्या होता है, वैल्यू तो ह्यूज होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। सो द गवर्नमेंट इंटरवीन्स एज वेल टू क्रिएट मार्केट्स, to incentivize, to compensate, to reward people who are engaged in these functions, these activities, creating these systems. Department को भी compensation मिलना और उसको भी मिलना। मैं आके आपको examples दूँगी कैसे हमने authorities like Finance Commission, we influence Finance Commission to make this kind of compensation payment to these states. We talked about tiger conservation, how we influence the authorities to talk about what tiger gives you, tiger habitats give you, what is the investment multiplier of investment. तो ये sometimes किसी को अच्छा लगे ना लगे, बट जो भाषा नंबर्स की होती है, द स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। नंबर की भाषा एक ही होती है, इंग्लिश, हिंदी और
जर्मन फ्रेंच नहीं होती, भाषा एक ही होती हाँ, है, नंबर सब समझते हैं सब समझते हैं जी। भाषा वाले अलग, बट ये लैंग्वेज की जो नंबर ऑफ लैंग्वेज ऑफ नंबर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट वे टू कम्युनिकेट। द मोमेंट आपने बताया कि इतना आपको लॉस हो रहा है, इतना आपको गेन हो रहा है, लोगों की आंखें खुल जाती हैं। दैट्स व्हाट आई हैव डन, ट्राइड टू ओपन अप दीज एरियाज, made people aware and sensitized about these issues and gave them this information, body of knowledge. इतना sea change आया in the thinking of policy makers, in the thinking of corporates, in the thinking of common individual, and then you start आप हमेशा आपका दिमाग जो काम करता है कि मुझे क्या मिला इससे, मैंने क्या खोया क्या पाया, जिंदगी उसीलिए होती है, अब खोया क्या पाया, तो बड़े बड़े लोग लिख गए उसके बारे में। So ये that's what you did to tend to understand in this language of numbers, but एट द सेम टाइम हर चीज नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। जैसे हमारा क्या अटैचमेंट है नेचर से, हमारा अपने बच्चों से क्या अटैचमेंट, कैन कन्वर्ट इनटू नंबर्स, साइकोलॉजिकल। सो दिस इज मोर ऑफ अ कॉग्निटिव बेनिफिट और कल्चरल वैल्यू जी। अब हम पूजा करते हैं पेड़ों की, नदियों की, तो उसकी तो कोई लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको नंबर की लैंग्वेज में, वो तो हमारी फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशन है, अब गंगा को हम लिविंग रिवर मानते हैं, लिविंग एंटिटी मानते हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है, इन सब चीजों को रिलीजियस कंपोनेंट से इंटीग्रेट इसीलिए भी किया भी गया। एग्जैक्टली शुरुआती या पहले के समय में इस चीज को आप डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए कि क्यों नहीं करना है, इसलिए वो एक तरीके का रिलीजियस कंपोनेंट या जो धारणाओं के थ्रू जो है इनको बांध दिया गया। तो मैम जैसे आपने बताया कि इंसेंटिव मैकेनिज्म है फॉर दोज पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इस तरीके की रिस्टोरेशन एक्टिविटीज में हैं, बट जो लोग इस चीज को मतलब निगेटिव तरीके से भी करते हैं, लोग पेड़ों को काट देते हैं, जंगलों को खत्म कर देते हैं, उनके लिए भी प्रोविजंस हैं। ऑल्दो देखा जाए तो कोई भी जैसे पेड़ काटने के लिए यू हैव टू गेट द परमिशन, वहाँ पे एक जो बैलेंसिंग एक्ट है मैम, मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमें समझना कि हम किस हिसाब से, जब हम लोग इन्वायरमेंट बैलेंस की बात कर रहे हैं वर्सेस हम लोग इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसका हम लोग कैसे बैलेंस कैसे क्रिएट करें। एक तरफ इंसेंटिव तो दे रहे हैं, बट दूसरी तरफ हम पेड़ों को काटने का मतलब अप्रूवल भी दे रहे हैं, तो जो बैलेंसिंग एक्ट है बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस दो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, उसको किस तरीके से हम लोग और मतलब फास्टर कर सकें, या हम कैसे उसको इंटैक्ट कैसे कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए एक्चुअली प्रोसेस है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में, जब भी कोई केस आता है क्लियरेंस के लिए, यूजर एजेंसीज होती हैं, जैसे हमको रोड बिल्ड करनी है, मल्टीपर्पज़ डैम बनाना है, माइनिंग करनी है, आपको ट्रांसमिशन लाइंस डालनी है, इन सब चीज़ों के लिए आपके पास रिक्वेस्ट आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो आपको क्लियरेंस करनी है। सो देयर आर टू प्रोसेसेस, एक होता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस, एक होता है फॉरेस्ट क्लियरेंस। सो एनवायरमेंटल क्लियरेंस में एक इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है कि उससे क्या क्या इम्पैक्ट होगा और फ्यूचर में क्या एक्शंस वो लोग लेने वाले हैं, तो उसके लिए रीजनल ऑफिसेस और मिनिस्ट्री पूरा असेसमेंट करती है। उसके बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस होता है, जिसमें कि देखा जाता है कि वो फॉरेस्ट अलाउ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे वो से प्रिस्टीन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, पूरा मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन है, इन मध्य प्रदेश में रीजन है, कर्नाटका में है, मेनी स्टेट्स हैव दिस वेरी डाइवर्सली रिच फॉरेस्ट एरियाज। तो जहाँ पे हैबिटेट रिचमेंट काफ़ी रिच है, वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो एक तरह से नो गो एरिया की तरह उसको बना देते हैं। बट कुछ एरियाज जो है, देखिए एक नेसेसरी इवल भी होता है, डेवलपमेंट भी करना है क्योंकि आपको लोगों को प्रोवाइड करना है उनकी वेलबींग के लिए, उनको रोड्स कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, तो कनेक्ट भी करना है। सो बट एज ए राइटली सेट, उसको बैलेंसिंग कैसे करना, तो बहुत से फैक्टर्स आजकल बहुत अवेयरनेस भी है, देखे जाते हैं कि ये डाइवर्ट करने भी दिया जाए कि नहीं करने दिया जाए। तो मैंने इंसिडेंटली आई वर्कड ऑन द नेट प्रेजेंट वैल्यू कमिटी ऑफ द मिनिस्ट्री सेट अप बाय द सुप्रीम कोर्ट एज अ कंसल्टेंट इन द फर्स्ट कमिटी। रिपोर्ट 2006 में आई थी, तो मैंने ही पूरे असेसमेंट करके दिया था उसका कि क्या वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट चार्ज करनी चाहिए। उसका बैकग्राउंड ये था कि मैंने 1999-2000 में हिमाचल प्रदेश के लिए स्टडी करी थी। एक वहाँ पे हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट्री सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोजेक्ट चल रहा था विद द हेल्प ऑफ DFID। उसने मुझे हायर किया था एज अ कंसल्टेंट टू वर्क आउट द वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। वो अपने आप की पहली ऐसी स्टडी थी इंडिया की। तो जब मैंने खुद लिस्ट करने बैठे तो लगा कि इतनी सारी वैल्यूज मिल रही हैं फॉरेस्ट से, बट वो उसका असेसमेंट नहीं होता है। तो और जो उसके पहले डाइवर्जन
जब होता था फॉरेस्ट का, बहुत छोटी सी वैल्यू ली जाती थी। उसमें जो टिम्बर की वैल्यू, उसको मार्केट वैल्यू असेस की जाती थी, NTFP की करते थे। कुछ थंब रूल्स थे कि जो ये वैल्यू उसका फ्यू % ऑफ मनी विल गो फॉर अदर सर्विसेज, और कोई असेसमेंट उसका प्रॉपर नहीं होता था। तो थोड़ा डिटेल में जाके मैंने अलग अलग स्टडीज से कोल्यूट करके आई वर्क आउट द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वाटरशेड, वैल्यू ऑफ लैंडस्केप, उसके बाद आपकी फ्लोरा एंड फौना की वैल्यूज क्या क्या है, सब चीज़ें निकाली थी। बिसाइड्स टिम्बर, नॉन टिम्बर, फॉडर की वैल्यू सब निकाल कर उसमें ऐड करी थी, और कार्बन की वैल्यू निकाली थी फॉर द फर्स्ट टाइम स्टडीज़ के थ्रू करके उनको कोलेट किया था। तो मैंने पाया कि जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन हिमाचल की फॉरेस्ट का करीब 94% ऑफ GDP है अगर देखा जाए तो, और अभी जो है हार्डली 3 से 5% रिकॉर्ड होता है। तो ये आप कितना कम वैल्यू चार्ज करते हैं डाइवर्जन की, जब देते हैं तो इतनी कम वैल्यू आप एजेंसी से लेते हैं। तो वहाँ उन लोगों को हमने ना केवल किया, एक चीज़ मैं भी और बताऊंगी कि आपको उसको चीज़ को एम्पलीफाई करना पड़ता है, आपको अपनी वॉल्यूम भी रेस करना पड़ता है, और आपको रीच भी बढ़ानी पड़ती है बताने के लिए। क्या होता है, साइंटिस्ट अपनी दुनिया में काम करते हैं। मैं आई एम टॉकिंग लिटिल एक्सपीरियंस मेरा भी रहा। यू फील हैप्पी अबाउट, हमने रिसर्च कर लिया, पब्लिश कर दिया, प्रेजेंटेशन करा है, बट दैट्स नॉट द मीनिंग ऑफ डूइंग रियल रिसर्च। मतलब मार्केट नहीं कर पाते हैं, आउटरीच नहीं है, उसको पॉलिसी में जाना चाहिए, उसको पॉलिसी में जाना चाहिए, उसको बिजनेस में जाना चाहिए, उसको इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहिए, उसको मार्केट क्रिएशन में जाना चाहिए। तो वो मैंने काम किया थ्रू आउट माई लाइफ इन IFM। आई मेड इट अ पॉइंट टू डू ओनली पॉलिसी रेलिवेंट रिसर्च। हर रिसर्च प्रोजेक्ट का आउटकम एक्शन में कन्वर्ट हुआ। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर एनी साइंटिस्ट, एनी रिसर्चर टू डू। तो वो जब वैल्यू आई तो लोगों की आंखें खुल गई वहाँ पे। तो वहाँ की चीफ सेक्रेटरी ने एक वैल्यू इम्पोज करी, उसे कहा कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ इकोलॉजिकल वैल्यू। तो NPV नहीं था वहाँ पे उस टाइम, यहाँ पे एग्जिस्टेंट नहीं था इन इज रियल फॉर्म। तो वो वैल्यू आने के बाद ने सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो गिव अ डायरेक्शन टू सेट अप अ कमिटी टू वर्क आउट द वैल्यू ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट डाइवर्जन। तो वो वैल्यू का कैलकुलेशन हुआ। Then I was asked to revise my work little later, but when I did this study, then I realized कि ये क्या बात हुई, we are earning revenue by diverting forest, but जो लोग कंजर्वेशन कर रहे हैं, कि उन्हें हिमालयन स्टेट में काम किया था, और वहाँ पे एक डायरेक्टिव है थ्रू फॉरेस्ट पॉलिसी थ्रू सुप्रीम कोर्ट कि आप अपना 2/3 ऑफ एरिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में रखिए, फॉरेस्ट के अंदर रखिए। उनके पास बहुत सारी लकड़ी है, बहुत सारे मिनरल सोर्सेज हैं, बट दे वर नॉट अलाउड टू डाइवर्ट फॉरेस्ट। डाइवर्जन का केसेस वहाँ बहुत कम पेरिफेरल में अलाउ करेंगे, अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। फेलिंग बैन कर दी उन्होंने, ग्रीन फेलिंग वाज बैंड इन दैट स्टेट। बहुत से लॉस हो गया रेवेन्यू का। हमने कहा इनके पास रिसोर्स है, फिर भी अब रेवेन्यू नहीं अर्न कर पा रहे हैं। जो कंजर्वेशन कर रहे हैं उसका कंपनसेशन इनको मिलना चाहिए। उनका रेवेन्यू लॉस हो गया, वो वैल्यूज को, इतनी सारी वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री को, इतना पानी मिल रहा है हिमाचल से, उत्तराखंड से, इतनी कंजर्वेशन ऑक्सीजन का हो रहा है, वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है, सॉइल कंजर्व हो रही है, पॉलिनेशन सर्विस हो रही है, क्योंकि जितने हिमाचल में क्रॉप्स हैं बहुत सी वो पॉलिनेशन पे बेस्ड होती हैं, और अगर जंगल ही कट जाएंगे तो पॉलिनेशन सर्विस खत्म हो जाएगी वहाँ की। सो दिमाग में आया तो वी सबमिटेड अ रिक्वेस्ट टू द 13th फाइनेंस कमीशन, सेटअप हो रहा था उस टाइम 2007 में। मैंने प्रपोजल दिया कि हमें जो जितने भी एरियाज हैं ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट एरियाज, उनके मुझे असेसमेंट करके वी वुड लाइक टू आस्क फॉर अ कंपनसेशन फ्रॉम फाइनेंस कमीशन। तो हमने हिमालयन स्टेट्स की, कुछ टेरेस्ट्रियल स्टेट्स कवर करी, लोलैंड स्टेट्स कवर करी, और पूरे इंडिया के लिए असेसमेंट करके फिर उसको बस डीप डाइव स्टडी करी, बाकी सब जगह का स्टडी करके वैल्यू प्रोवाइड करी, प्रेजेंटेशन दिया। कितना कंट्रीब्यूशन देती है उनको, कुछ मिलता तो कुछ नहीं है। और आपको एक और मज़ेदार क्या, इट्स वेरी आयरनिकल कि हमारे यहाँ एक टारगेट है जो कि बनाया गया है, सदियों से चला रहा है, कि हमें अपने देश का 33% ऑफ एरिया को, ज्योग्राफिकल एरिया को फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में कन्वर्ट करना है, फॉरेस्ट में रखना है। इतना मिनिमम होना चाहिए, 33% ज्योग्राफिकल एरिया का 33% होना चाहिए। बट हमें जो एलोकेशन ऑफ बजट मिलता है वो 1 to 2% भी नहीं होता है। सोचिए 33% टारगेट है कंट्री के एरिया का, ज्योग्राफिकल एरिया का, टू अचीव एज फॉरेस्ट कवर इनिशियली, बट वी हैव नो मनी अवेलेबल। इसलिए मैंने कहा कि कंपनसेशन, जो कि पैसा जाएगा तो आप फॉरेस्ट में इन्वेस्ट करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, जब क्योंकि डाइवर्जन भी हो रहा है तो लैंड भी आपका फॉरेस्ट से कम हो रहा है। जब डाइवर्जन होता है, NPV की स्टडी जब आई तो वैल्यू की रेंज आई कि आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, अलग अलग फॉरेस्ट डेंसिटी पे डिपेंड करता है, टाइप पे डिपेंड करता है, आपको पेमेंट करना उसका। प्लस आपको जो अगर अच्छा फॉरेस्ट डाइवर्ट हुआ है तो आपको डबल द एरिया कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, प्लस आपको चार्ज देना पड़ेगा। इस तरह से बहुत सी चीज़ें डायरेक्टिव्स आ गए।
तो मैंने कही तो डाइवर्जन के बाद कंपनसेशन, वो भी आप एक ने इकोसिस्टम को आपने डाइवर्ट किया। फॉरेस्ट खाली पेड़ नहीं होता है, फॉरेस्ट में बहुत चीजें होती हैं। जी जी बिल्कुल। प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ होगी, फर्स्ट ग्रासेस हो गई, श्रब्स हो गए, हर्ब्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रोफ्लोरा फौना हो गया, सॉइल हो गई, सब चीजें चली गई अपने हाथ से। उसे कैसे क्रिएट करेंगे आप? तो इसलिए ये कंपनसेशन देना चाहिए जो लोग कंजर्व कर रहे हैं। तो ये 13 फाइनेंस कमीशन में हम लोगों ने दिया। फिर 14 फाइनेंस कमीशन ने, जहाँ मैं काम कर रही हूँ, आयोरा, दे जॉइंट हैंड्स विद अस। वी वर्क विद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आल्सो। मैं IFM में थी उस टाइम, और एक बड़ी स्टडी करी 14 फाइनेंस कमीशन के लिए, और डेमोन्स्ट्रेट किया कि ना केवल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री इंपॉर्टेंट है, बट बहुत से फैक्टर्स, बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट, कंटिग्यूटी क्या है आपके लैंड की, वो इंपॉर्टेंट होती है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, कॉरिडोर्स कैसे हैं आपके, रिचनेस कैसी है स्पीसीज की, सब चीज़ें स्टडी करी हम लोगों ने, और बहुत से प्रेजेंटेशंस किए और एक फॉर्मूला बना के दिया कि दिस इज हाउ यू शुड एलोकेट मनी टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो और भी बहुत सी चीज़ें लोगों ने डिस्कस करी, एंड दे फर्दर टुक अवर स्टडी फॉर कंसल्टेशन। अल्टीमेटली फाइनेंस कमीशन ने, 14 फाइनेंस कमीशन ने, फॉर्मूला जो होता है हमारा, पहले ग्रांट के फॉर्म में मिला करता था पैसा। तो 12th फाइनेंस कमीशन ने 1000 करोड़ ग्रांट दी थी फॉरेस्ट के लिए। 13th में हम लोगों ने स्टडी करी, काफ़ी कन्विंस किया, तो 5000 करोड़ होगी ग्रांट वो। बट 14 में एक ड्रास्टिक चेंज आया। ग्रांट एक छोटा सा अमाउंट होता है फाइनेंस कमीशन के डिवीजन का, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, जो टैक्सेस पूरे आते हैं उसको एलोकेट करना। तो वो बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। उसका फॉर्मूला होता है कितना पॉपुलेशन के बेसिस पे कितना डेवलपमेंट है, क्या आपकी स्टेट की डिसेबिलिटीज हैं जी, क्या कंट्रीब्यूशन है GDP, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें फॉरेस्ट को इंक्लूड कर लिया और 7.5% वेटेज दिया, जो कि 0 था पहले, बिकम 7.5%। तो जो 13 फाइनेंस कमीशन की 5000 रुपीज की ग्रांट थी, इट कन्वर्टेड इनटू 1,63,000 करोड़ अमाउंट ऑफ डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हैड come because of what we demonstrated through 7.5% of the collected taxes. Total allocation which is being given by the Finance Commission to different states. Okay. Finance Commission जो डिसाइड करते हैं कि किस बेसिस पे हर एक स्टेट को सेंटर का बजट मिलेगा, एलोकेशन मिलेगा जी, उसके लिए फॉर्मूलाज होते हैं जी जी। स्टेट्स अपना केस बना के प्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन हो सकता है, बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उससे फॉरेस्ट कहीं नहीं था, मतलब नेचर का थोड़ा सा जाता था कि वाटर पे जा रहा है, फॉरेस्ट पे ग्रांट जा रही है, ग्रांट बेस ज्यादा था। ग्रांट छोटा सा अमाउंट होता है और वो जाता है खाली सीधे डिपार्टमेंट को, बट ये जो अमाउंट है ह्यूज होता है। सोचिए कहाँ 5000 करोड़, कहाँ 1,63,000 करोड़, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी was given. This is how we incentivize. This money should be used by states for various purposes, for incentivizing people, creating more ecological infrastructure, like आप जंगल में लगाइए, क्योंकि पैसा तो स्टेट के पास अथॉरिटी रहती है कि कैसे यूज करे, जंगल में देंगे पैसा। उसके अलावा दे कैन आल्सो इन्वेस्ट इन सोलर एनर्जी फॉर एग्जांपल, दे कैन इन्वेस्ट इन क्लीनिंग सिस्टम, क्रिएटिंग, मैनेजिंग वेटलैंड्स, मैनेजिंग रिवर्स के भी कैचमेंट में प्लांटेशन होता है, वो डिग्रेड हो गया एरिया, तो रिवर में सिल्ट आने लगा है। इन सब चीज़ों के लिए कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेस, मेनी पर्पजेस, बट मेजर चंक शुड ऑल्सो गो टू द डिपार्टमेंट फॉर conserving forest in for future as well. हाँ, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, otherwise तो फिर होगा नहीं। Exactly. तो ये जो था, ये सिस्टम से पैसा कहाँ से इंसेंटिव देंगे आप, कहाँ से लोगों को कंपनसेट करेंगे? तो फाइनेंस कमीशन gave you kind of a compensation. It's called as compensated conservation mechanism, which states should use it for various purposes, incentivizing not just conservation of forests but also agriculture, for wetlands, for rivers, for grasslands, for mountains, whatever, maybe coastal areas. Whatever जो KPIs हैं, whatever applies to the state they can use. This is how this was set up. This One is more point, ma'am, you have mentioned with respect to the NPV and also maybe valuation of the existing forest in a particular state. जैसे आपने हिमाचल का एग्जांपल लिया है कि 3-4% वैल्यूएशन ही है या थी पहले with respect to the total GDP. तो वो देखा जाए तो वैल्यूएशन इज अगेन द वेरी डिफरेंट बॉल गेम। आप उसको हमेशा ही बढ़ा सकते हैं, एस्केलेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बेस्ड ऑन डिफरेंट एंड डाइवर्स पैरामीटर्स। तो मतलब वो जो सिचुएशन है उसके बाद इम्प्रूव हुई, आई अज्यूम। वही सिचुएशन क्या हर जगह पे ऐसे ही है? मतलब व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सच maybe evaluation of such maybe I think ecological maybe assets that we have versus the GDP, वो उतना ही skewed हर जगह है, हर स्टेट में, या इम्प्रूवमेंट हुई है उस सब के बाद में?
Yeah, definitely. Himachal was a trigger, in fact, for my career as well, because I did so many studies after that. It became जी such an eye opener for rest of the country. इट्स अ वेरी वेरी And यूजफुल इंफॉर्मेशन yeah, yeah. जी क्योंकि So, हम लोग एक्चुअली देखा जाए तो जैसे पानी है mm, फॉरेस्ट है मतलब mm, इन सब चीजों की इन जनरल mm, कद्र नहीं करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की कद्र ज्यादा करते हैं बिकॉज वी पे फॉर दिस yeah, yeah, yeah. और जो वाटर का जो पे है वो हम लोग इतना ज्यादा वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ तो नीचे से आ ही रहा है तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू क्रिएशन बहुत जरूरी है वेल्थ क्रिएशन को रियलाइज करना बहुत जरूरी है Exactly. आपने पानी का बोला था, लेट मी जस्ट पिक अप द एग्जांपल, देन आई विल कम टू द स्टेट लेवल वर्क. जी जैसे पानी है, क्योंकि पानी सब्सिडाइज्ड कमोडिटी, हमारे राइट है, फंडामेंटल राइट है टू प्रोवाइड यू गुड क्वालिटी एयर एंड वाटर एंड जी एवरीथिंग. और हम नहीं जानते कितना सारी कॉस्ट लगती है उस पानी को प्रोवाइड करने में. जी हमने स्टडी करी भोपाल के वेटलैंड की एंड स्टडी करी ऑल जगह स्टेट की. आई मीन जो कॉस्ट ऑफ प्रोविजनिंग है उसका नॉट इवन 1/20th इज बीइंग चार्ज, वाह 1/50th इज बीइंग चार्ज फ्रॉम यू. Every liter of water costs you huge amount of money to be provided to you. बट अगर एक बिस्लेरी की बोतल आपने खरीद ली, बॉटल वाटर आपने खरीदा, मिनरल वाटर, अब उसकी लास्ट ड्रॉप तो कितने ध्यान से उसको यूज करेंगे, बट नोबडी बॉदर्स अबाउट टैप वाटर यूज. राइट सब्सिडाइज्ड है. तो हमारा दिमाग जो है काम करता है कि व्हाट वी पे. मार्केट में भी जाते हैं, हम एक्सपेंसिव चीज को समझते हैं ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा यूजफुल है वो. अननेसेसरली इट विल बी वो मुझे लगता है कि वो तो सो वो एक कनेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो रियलाइज पीपल की उसकी एक्चुअल, देखिए हम लोग जो वैल्यूएशन 3 तरह से करा जाता है, तो मैं आई थिंक इट विल एक्सप्लेन द थिंग बेटर. एक होता है जो आपकी मार्केट में आपको प्राइस मिलती है. आप गए, आपने लकड़ी को बेचा, आपने पानी सपोज आपने ट्रू कॉस्ट बेची या आपने सब्जियां बेची, तो आपको मिल गया उसके वैल्यू. एक होता है कॉस्ट अप्रोच, कि जहाँ प्राइस नहीं है बट कॉस्ट तो उसकी लग रही है ना करने में, कॉस्ट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ समथिंग. रेस्टोरेशन कॉस्ट आपकी होगी, कितना रेस्टोर करने में उसको लगता है, कितना रिप्लेनिश करने में लगता है. अवॉइडेंस कॉस्ट होती है कि जैसे हमने पेड़ लगा दिए ऊपर के जंगल, ऊपर के पहाड़ों पे, तो उससे आपका सिल्ट कंट्रोल बच गया, फ्लडिंग बच गई. अगर फ्लडिंग हो जाती तो क्या कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती मिटिगेशन के लिए? करेक्ट. क्या आप सिल्ट आ रहे थे तो कितना आपको डिसिल्टिंग में कॉस्ट लगती? तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं. कॉस्ट बेस्ड अप्रोच होता है. पानी अगर आपका पोल्यूटेड आ रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर क्या है? क्योंकि जंगल नेचुरली पानी फिल्टर करें, आप जाइए जंगलों में कितने स्प्रिंग्स होते हैं, जस्ट गो एंड फिल अप अ बॉटल. उसी बॉटल को अगर आप आरओ में करेंगे अपने घर के प्यूरिफायर में, तो कितना आपको पैसा तो लगेगा ना उसमें. अगर आपका जो पानी आ रहा है दिस इज अ प्योर वाटर, दे आर प्रोवाइडिंग नेचुरल क्लेंजिंग मैकेनिज्म, नेचुरल फिल्ट्रेशन चल रहा है. सो क्यों ना इसको हम वैल्यू करें, लेट पीपल अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो दिस ट्रिगर्ड लॉट ऑफ इंटरेस्ट अमंग स्टेट्स की हम तो इतना सारा दे रहे हैं दुनिया को, लेकिन हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है. सो एंड हाउ लॉन्ग यू कैन प्रोवाइड फ्री बीज, ना जितना फ्री बीज. तो हम ना केवल ऐसे सेट यूज कर रहे हैं, वी आर ओवर यूजिंग, वी आर मिस यूजिंग, वी आर अब्यूजिंग द रिसोर्स. दिस आई कॉइंड व्हाइल डूइंग वेटलैंड स्टडी ऑफ भुज वेटलैंड इन भोपाल, कि ये हो रहा है रिसोर्स का एक्चुअली abuse of resources. It is use is common. अगर उसको common factor निकालें तो use is common, but it's differently common. Abuse, we use, misuse and abuse. And overuse. हर जगह use आ रहा है. अगर आप निकालते हैं तो but it has become use is as such. It is overuse. It is abused because you are this thing. This is how you try to work out. So this is what people realize the value of estimation of forest. क्योंकि जैसे हिमाचल में उन्होंने लगा दिया चार्ज, NPV आ गया, then we talked about valuation of forest for the finance commission. Many states came forward to get the valuation studies done by us. I revisited my Himachal work after 10 years, 15 years rather. राजस्थान का किया, झारखंड का किया, मध्य प्रदेश का किया. Many northeastern states we worked for. Right now, just finished a report for Meghalaya day before yesterday on valuation of forest. Wow. We'll be working. We had done Uttarakhand का 3 बार मैंने valuation अलग-अलग forms में किया है. So this is how and they're using this value for making the case to the finance commission. ये हम provide कर रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं इसका composition दिया जाता है? हम अगर फॉरेस्टेशन हो रहा है तो उसका सही पैसा या दाम मिलना चाहिए, क्योंकि अगली बार अगर नहीं कंजर्व किया तो वो कम हो जाएगा. उसी के बेसिस पे हमें पैसा मिल रहा है. वेरी नाइस. तो आपको रिसोर्स स्टॉक तो मेंटेन करना पड़ेगा ना. मार्केट वैल्यू देखा जाए तो असेस करने का काम है. बहुत अच्छा काम है. और वही हम एक्चुअली जब तक हम उस चीज के
वही मैं कह रही थी, जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे ना इकोनॉमिक वैल्यू में, हमें समझ नहीं आते क्या दे रहे हैं। तो भाषा समझ में आ जाती कितना हम कहते हैं महंगा है, सस्ता है, और कॉस्ट इफेक्टिव है, और वैल्यू फॉर मनी है। वी से ऑल दीज टर्म्स, दे मीन समथिंग टू अस। यस, दे मीन समथिंग टू अस। दिस वैल्यू फॉर मनी। आपने पेड़ लगाया अपने घर में, आसपास सब्जियां उगाई, आपको कितनी प्योर चीज मिल गई विदाउट एनी कंटामिनेंट पोल्यूशन, एंड यू गेट फ्रेश थिंग्स। आपकी हेल्थ इंप्रूव हुई, योर हेल्थ कॉस्ट इज सेव्ड। अदरवाइज you take so many supplements, you suffer from so many diseases, and corona is the best example of that. You tempered nature, वो चीज breakout हो गई, nature से बाहर चली गई, and then huge toll had been taken, लाखों करोड़ लोग, और पूरे दुनिया में हो, ना केवल localized दुनिया में हो गया। This is how we've understood. इतना बड़ा lesson मिलने के बाद भी अगर हमने नहीं initiative लिया, so nobody can change the situation. Then we will continue to degrade ourselves, and we'll lose everything in due course of time. Very nice. हम इसमें एक कंपोनेंट है, जैसे हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट्स की। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम लोग कोई कैंपस डेवलप कर रहे हैं, मान लीजिए, है ना, एज एन कंसल्टिंग फर्म या आर्किटेक्चर फर्म, उसमें या ग्रीन बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से भी इस तरह के कंपोनेंट को ऐड किया गया है कि अगर हम लोग डेवलपमेंट, अगर वहाँ कोई बिल्डिंग बनानी है, वहाँ पे अगर ऑलरेडी ग्रोन अप ट्रीज हैं, एक ट्री अगर आप कट करते हैं तो 3 मिनिमम प्लांटेशंस आपको वहाँ पे करने हैं, 4 करने होंगे। हो सकता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या MOEFCC या DOFCC के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि 1:10 मैक्सिमम हो सकता है कि हो सकता है वहाँ पे कर रहे हो। ऐसे सिचुएशन में जो हम लोग ऑफसेट्स की बात करते हैं, तो मतलब हाउ इफेक्टिव दीज ऑफसेट्स आर, कि हम लोग वहाँ पे काट रहे हैं और दूसरी जगह लगा रहे हैं। तो क्योंकि इस चीज को अभी तो ठीक लगता है कि आपने एक पेड़ काट करके 4 पेड़ 5 पेड़ लगा दिए, बट एक्चुअल इम्पैक्ट जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही इसको असेस किया सकता है। तो मतलब व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ डूइंग सच थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ द, मे बी आई थिंक द पॉलिसी और द रूल इन टर्म्स ऑफ कटिंग द ट्रीज? या श्योरली। सो मैं जस्ट शुरू करती हूँ। एक तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव गुड नॉलेज अबाउट बायोडाइवर्सिटी। जी। सो अभी तो माय नॉलेज ही इट्स ग्रोइंग नॉलेज अबाउट व्हाट वी पोजेस। जी। सो एक इंटरनेशनल प्रोसेस है, जैसे IPCC है जी, वैसे एक IPBES है, IPBES है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड साइंस पॉलिसी मेकर्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। ओके। इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, IPBES कहलाता है। अच्छा। ये भी कोलैबोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, और UN ने इसको सपोर्ट किया है, जैसे IPCC को सपोर्ट करते हैं वैसे ये सिस्टम है। आई हैपन टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 12 years। 2012 में शुरू हुआ था, 13 से मैंने भी ज्वाइन किया था एज एन ऑथर फॉर वैल्यूइंग द इकोसिस्टम सर्विसेज, डाइवर्स उसका क्या उसका स्प्रेड है, and how we can promote cultural values also, because they are very cost effective way of conserving, and also talks about इसमें इकोसिस्टम सर्विसेज में बातें कर रही है कि जो बेनिफिट्स हमें नेचर से मिलते हैं उसे इकोसिस्टम की सर्विसेज कहा जाता है। उसको और सिंपल लैंग्वेज में, जैसे अभी हम लोग कॉन्वर्सेशन सिंपल लैंग्वेज में कर रहे हैं, रीच टू मासेस, इसे एक और लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, इसे कहा गया नेचर्स कंट्रीब्यूशन टू पीपल, NCP, क्योंकि ज्यादा समझ में आता है। अब हम कहेंगे पेड़ आपको क्या देता है, समझ में आएगा। सही बात है। हम कहेंगे पेड़ आपको इकोसिस्टम सर्विसेज देता है, तो समझ में शायद नहीं आएगा लोगों को। ठीक बात। So the terminology makes huge difference it takes your ideas across. जी. If you speak in a language and people can understand, it takes your ideas in a much better way. This is the kind of understanding we have for. So हमने बात की कि जो systems होते हैं, जैसे आप forest की बात करते हैं, wetlands की बात करते हैं, अर्बन सिस्टम्स की बात करते हैं, अर्बन एरियाज में कितना, आप तो आर्किटेक्ट हैं जी, सो मच ऑफ ग्रीन एंड ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज। यू टॉक अबाउट pasture lands, you talk about sand dunes and deserts, mountains, Himalayas and all these things we talk about. Within that and coastal areas, आपको coastal marine areas, कितनी तरह की चीजें ये लोग हमको देते हैं, तो ये डाइवर्सिटी होती है उनकी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप में इतनी सारी क्वालिटीज हैं, इट इज डाइवर्सिटी ऑफ आवर ओन पर्सनालिटी जी। Diversity of nature also exists. जी. And diversity provides a kind of a safety mechanism. जी. 10 तरह के options, अगर एक खत्म हुआ दूसरा आपके पास available है। जी. They're called as safety nets and safety mechanisms. जी. और diversity से resilience आती है। जी. Rubber band जैसे खिंच resilient होता है rubber band. So more diverse, more resilient is an ecosystem. जी.
एक सिस्टम उसका फेल होगा, दूसरा आपको देने लगेगा कुछ। जी, एक पेड़ कटा, दूसरा पेड़ आपके लिए अवेलेबल है। सही बात है। दिस इज हाउ डाइवर्सिटी एक्चुअली एग्जिस्ट। डाइवर्सिटी गिव्स यू रेजिलियंस। हम्म, रेजिलियंस आपको जो शॉक्स है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी देती है। हम्म, हम कितने रेजिलियंट हैं, सही आपको बात है। नथिंग डिटर्स यू, नो हाँ, नथिंग चेंजेस यू, हम्म, नथिंग शॉक्स यू, शैटर्स यू, बिकॉज आप कितने स्ट्रांग हैं। स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम डाइवर्सिटी ऑफ अ पर्सनालिटी। सो स्ट्रेंथ कम्स इन नेचर बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्सिटी। वो बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज इट्स बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव सिस्टम, जी, बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज लेवल पे, जनरल लेवल पे, इकोसिस्टम लेवल पे होती है। सो ये हमने अभी तक असेसमेंट नहीं कर पाए हैं। मैं आपको एग्जांपल में रिलेट के याद आ रहा है, जब मैंने IFM ज्वाइन किया, द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू द क्लास, वेरी इंटरेस्टिंग सा पोस्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट 1994. It's called as cost of conserving the unknown, or just conserving the unknown. कंजर्विंग द Unknown. This is the basis of what we call as precautionary principle. हाँ, कि हमें मालूम ही नहीं कि हम क्या खो देंगे, क्या पालेंगे, क्योंकि हम बस उतना रिसर्च नहीं हुआ है। जी, डिस्कवरीज होती है, रिसर्च होता है, तो पता है अच्छा ये जो है स्पीसीज हमें कैंसर का ड्रग दे देगी, हाँ, ये स्पीसीज HIV का ड्रग दे देगी, ये स्पीसीज में भी कोरोना का सॉल्यूशन होगी। तो वो एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की वजह से यू हैव टू कंजर्व द अननोन। अभी तक हमें बायोडाइवर्सिटी की ट्रू वैल्यू नहीं मालूम है, जितनी नॉलेज है उतनी ही मालूम है। जी, तो अगर आप वो एरिया को डाइवर्ट, यहाँ खाली पेड़ ही नहीं काट रहे हैं, उसके नीचे का भी सिस्टम है पूरा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉइल का फंक्शन है, बहुत से पूरे सिस्टम को हम, बहुत से क्रीचर्स हैं वहाँ पे, व्हिच आर change नॉट विजिबल टू अस, जी, जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं। आपने वहाँ पे पूरा उसको सीमेंटेड कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया, एंड यू जस्ट डू प्लांटेशन इन एक्सचेंज। खाली पेड़ लगाने से काम नहीं चलता, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो ये चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, बट सिंस इट इज रिक्वायर्ड एज वेल, नेसेसरी evil भी है, need भी है for the society, not always an evil, it's an evil society, but you have to be very cautious about what we are diverting, what we are clearing. बहुत जो mega biodiverse areas, rich areas है, उनको बिल्कुल अलग रखना चाहिए. There should be no-go areas. Others, of course, they are also equally important, but still they're not as diverse as these areas, जहाँ replication possible हो सकता है उनका. Gradually उसमें microorganisms आ जाएंगे, but it will take time. तो वो time period भी बहुत important है. अभी तो यहाँ पेड़ खूब सारे लगे हैं, उसकी छाया है हमारे पास, सारे पेड़ चले गए, अब आपने कहीं दूर हजारों किलोमीटर दूर आपने उसको ऑफसेट बनाया उसका बायोडाइवर्सिटी का, यहाँ के लोगों का तो शेड चला गया ना, तो क्रिएट आर्टिफिशियल शेड्स एंड कूलिंग एंड एवरीथिंग। आपकी सारी बर्ड्स चली गई, कोरोना के टाइम में सारी बर्ड्स वापस आ गई थी। दिस इज व्हाट दिस आर इनविजिबल फीचर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो अब क्योंकि हमारे पास नॉलेज आ रही है, बढ़ती जा रही है, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड एज अ student of Dr. Robert Costanza, with whom I did my Fulbright fellowship, जो उन्होंने कि ये प्रोसेस पूरा शुरू किया है दुनिया में। उनकी फर्स्ट स्टडी थी 1997 की, कि दुनिया के इकोसिस्टम्स की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ नेचर, and he worked out which was $33 trillion to $55 trillion that time in 97 of all ecosystems together. $55 trillion in 1997. It is huge value now. In fact, you just even escalate by price or the index of inflation. So क्योंकि हमें मालूम नहीं है इसके बारे में, so we must conserve. बिना नेचर के, बिना पानी के, बिना जंगल के, बिना हवा के हम रह सकते हैं क्या? We get everything from them, and we don't care about their conservation. So biodiversity is the variety that we get. We want variety. Menu देखे, अच्छा तो छोटा सा menu, we want a long menu in a hotel when we want to order food. So nature also has that kind of variety of things available or provided, or it contains those things. We should be cautious about biodiversity offsets are going to come. Biodiversity credits are going to come. In fact, Swapan, the CEO of IORA, happens to be in the international body of biodiversity credits. And I work on a number of other such bodies which talk about ecosystem services payments and creating conservation mechanisms, national, international mechanisms. So we just try to work out. We're very cautious about, when we think about biodiversity offsets. कि बहुत ज़्यादा loss तो नहीं हो रहा है. Minimum loss, which can be to some extent recreated. Very nice. मतलब हम सिर्फ एक पेड़ हटा रहे हैं वहाँ से, बट पूरा इकोसिस्टम वहाँ से हटा रहे हैं, और जो नया हम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, इट वुड टेक टाइम. सडनली नॉर्मल प्लांट जो है, अभी प्लांटर है, उसको बढ़ने में ही 5 से 10 साल लगेंगे, बट उसके सराउंडिंग में जो इकोसिस्टम है उसको बनने में हो सकता है और ज्यादा समय लगे.
तो हम देखा टाइम भी ऑफसेट बिल्कुल कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। आपको एग्जांपल मैं क्विकली, बिकॉज आई वर्कड अ लॉट ऑन टाइगर हैबिटेट्स। अच्छा। हम लोगों ने 16 टाइगर हैबिटेट्स का इकोनॉमिक वैल्यूएशन किया, जो कि बहुत बिग स्टडी थी, हम्म, अ चेंज मेकर। इट अटेंडेड, गॉट द अटेंशन ऑफ नॉट जस्ट नेशनल people or मीडिया। reporters, international media as well, and really was a kind of a watershed for me also, for my own work. वाह। So this also triggered from NPV हम्म, study. तो जब NPV study कर रहे थे, तो we were just discussing with the then head of NTCA, National Tiger Conservation Authority, Dr. Rajesh Gopal, and his colleague Dr. SP Yadav, who later on headed NTCA, just retired and heading now International Big Cat Alliance. So we were discussing ki so much of flack comes on the government. I'm talking about 2002 and 3 when I was doing revision of NPV study. So much of flack comes on the government कि आपने इतना पैसा लगा दिया टाइगर कंजर्वेशन में, टाइगर्स की पोचिंग हो रही है, मर रहे हैं. People just talk about all this without understanding. Just कि we do so much amount of effort goes in the process. 1972 से शुरू हुआ था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आया था अपना, नेक्स्ट ईयर से प्रोजेक्ट टाइगर गॉट एस्टैब्लिश्ड. So in 2023 we celebrated 2022 we celebrated 50 years of tiger conservation, Project Tiger in India. So this was a very very important thing. Last year we had this celebration 2023 mein. So they said ki why don't you work out the value of tiger habitats. Let people understand कि खाली tiger का habit, people think you're conserving tiger. It's not conserving tiger, it is conserving the house of tiger, the home of tiger. It's not just the home of tiger, but any number of animals and creatures and plants and biodiversity of supply chain है, fauna and flora सब कुछ है. It's very challenging. So we started just working out. तो हमने करीब उस टाइम 26 सर्विसेज लिस्ट करी जो टाइगर हैबिटेट्स देते हैं, और उसका वैल्यूएशन किया. हमको 6 टाइगर रिजर्व्स दिए गए थे काम करने के लिए. So we had Kanha Tiger Reserve, Jim Corbett, Periyar, Kaziranga. We all worked in Rajasthan. We worked on Ranthambore. So we had 6 tiger reserves. So we worked out the value. और एक interesting चीज मुझे अपनी पढ़ी हुई मास्टर्स प्रोग्राम की थ्योरी याद है. It's called as Keynesian theory of investment multiplier. Which is finance, all this finance model depends upon entire return on investment, what you call as. अगर 1 रुपया लगाते हैं तो आपको क्या देता है. एक गाना भी था जो मैंने केजे कोट के, कि आप 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा. टॉक अबाउट भगवान के लिए, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा. तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा. Same applies to nature. Just give 1 rupee, invest 1 rupee in nature. I explained through my calculations, what nature gives you, what tiger reserves give you, and it a lot है ना. इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं जनरली गवर्नमेंट सपोर्टेड फंड्स रहते हैं या इंटरनेशनल ग्रांट्स रहती हैं, बट ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन है in terms of exactly that's what we're bringing now. Okay. We have had enough dependence on government money. We always look for government, but everybody uses. अब आप जाते हैं तो हर कोई, there's so many resorts around, everybody enjoys visiting reserves, tiger reserves, national parks and sanctuaries. So everybody has an equally responsible role to play. मैम आपने एक और जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे AI का नाम लिया. अब आज के समय में AI तो हर जगह ही है, और मुझे तक लोग इसको हर जगह इंटीग्रेट भी करना चाहते हैं. तो जैसे हम लोग AI या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं बाय एंड लार्ज, तो क्लाइमेट रेजिलियंस एज ए डोमेन में या एनवायरमेंट डोमेन में, व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज व्हिच are visible as of now and they may play an important role in terms of making the environment resilience, जो strategies हैं उनको कैसे हम adopt करें उस तरह से. I think of course I don't directly dabble much with AI. I have team to work with that, but I am aware of work which IORA is also doing in AI. So we are doing a very big study for USAID, where we are working on the landscapes of tigers. Okay. A sustainable landscape management and conservation study project and 5 landscapes of India. Right now we are working in Central India landscape, which is Bandhavgarh, Sanjay Dubri, Guru Ghasidas, ये range है पूरी tiger reserves की. Corridors का भी में भी हम लोग काम कर रहे हैं. तो it is, you are facing agriculture भी वहाँ पे, villages भी हैं, the development also has happened. So how to create a system which has a free flow of tigers, their movement, and main is to also reduce man animal conflict, because उससे बहुत conflict होता है. अगर आपने उन्हीं के
रास्ते में उनका अपना घर बना लिया तो उनका घर डिस्टर्ब हो गया, उनका रास्ता डिस्टर्ब हो गया. So they have conflicts many a times. This happened, so we want to correct those situations. How could be done? So future में किस तरह का डेवलपमेंट पॉसिबल है, किस तरह का कंजर्वेशन स्टेप्स पॉसिबल है, और क्या हो सकता है. AI gives you ना futuristic kind of models, and बहुत से algorithms लिख रहे हैं ये लोग वहाँ के, और हम लोग local coefficients डेवलप कर रहे हैं. इवन इकोसिस्टम सर्विसेज का वैल्यूएशन करें, जो कि मैं लीड कर रही हूँ उस टीम को वैल्यूएशन करने में. उसके आगे फिर देन एक्सपर्ट्स लाइक Sopan and couple of others are working on creating mechanisms in the market, incentive mechanisms, reward, compensation, carbon credits, biodiversity credits. कि आपने किया तो कैसे होगा. तो ये एक तरह का फ्यूचरिस्टिक मॉडलिंग आपको करके देता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है अगर बिजनेस एज यूजुअल कंटिन्यूज और इफ यू मेक एन इंटरवेंशन. सो इस तरह के हमको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो लोकल कोएफिशिएंट्स बना रहे हैं कि अगर एक चीज आपको एक इंडिकेटर की वैल्यू मालूम है, फॉर एग्जांपल बायोमास की वैल्यू मालूम है, तो कार्बन की वैल्यू क्या होगी फ्यूचर में अगर इस स्टेज से, इस स्पेस से आपका प्लांटेशन और कंजर्वेशन हो रहा है. एक हम लोग और मॉडलिंग टेक्निक यूज करते, बिकॉज आई टॉट दिस आल्सो इकोलॉजिकल मॉडलिंग पेपर में. कॉल्ड इन्वेस्ट एक सूट ऑफ सॉफ्टवेयर होता है. इन्वेस्ट इज एस्टैब्लिश्ड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड मिनेसोटा यूनिवर्सिटी इन यूएस. अच्छा. इट्स कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज एंड ट्रेड ऑफ्स. ओके. इन्वेस्ट एक नेशनल कैपिटल प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, जिससे बहुत से इंस्टीट्यूशन ने ज्वाइन किया है. हम लोगों ने भी काफी सारा काम कर रहे हैं. थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं हमारे पास, दो तीन. तो अगर आप एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट नहीं होते तो क्या होते in terms of your professional journey? Of course, initially I said I wanted to join UPSC, whatever administrative services, but I would say I digressed a bit, but I think digressed for good. I am very happy what I have done so far, what I am doing, what I would be doing, contributing to nature and working across all set of people, you know. So, but yeah, अगर आप प्रोफेशन की बात करें कि अगर आप एकेडमिक एडमिशन ना होते, I would have been a singer. अच्छा. अरे वाह. I am very fond of, you know, I learned singing from the childhood, but बीच में फिर joined dancing. I was a Kathak dancer, learned professionally. But later on picked up my singing and try to take out some time to pick up my riyaz and do that. तो अगर दूसरा क्वेश्चन है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो आपको लगता है कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के इम्पैक्ट को बहुत तेजी से बढ़ा सकती है, अगले 10 साल में कुछ ऐसा आपको लगता है कोई नया टेक्नोलॉजी इनोवेशन आ जाएगा? I think many couple of them have come, which have come should be used meaningfully for rightful purposes. जैसे हम लोग फॉरेस्ट में of course I work a lot and especially on tiger habitats. We are using drones, we are using sensors, using artificial intelligence. I think they have helped a lot in conservation intervention. आप इस एरिया में बहुत सालों से काम कर रही हैं, 40 साल हो गए आपको इस एरिया में काम करते हुए, तो किसी वाइल्ड लाइफ इनकाउंटर भी हुआ है क्या? एनकाउंटर और मतलब एक तो होता है कि जैसे आप जंगल सफारी करते हैं, यू एक्सपेक्ट दैट कि इनकाउंटर हो, बट अनजाने में कभी ऐसा? या आई मीन ऑफ कोर्स टाइगर रिजर्व्स में काम करना, तो टाइगर तो बहुत बार देखने को मिलता है. सडनली तो नहीं, बिकॉज यू हैव सिस्टम्स ऑफ सिग्नलिंग, कहाँ क्या मिलता है. जी जी. बट आई टेल यू एग्जांपल ऑफ गिर फॉरेस्ट वेयर वी डूइंग वर्क ऑन लायंस. स्टडी करने गए थे पूरा मॉडल, एंड आई वाज विद द स्टूडेंट्स टीम. तो वी जस्ट यू नो इट इज क्वाइट, नो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 20 years ago की बात है वो. और काफ़ी डेंसिटी हाई है वहाँ पे लायंस की, बिकॉज 20 lions came in 1920s. Now there are more than 1,000 lions in that area, huge number. Of course, इसमें इंटरप्रिटेशंस होना जिसमें कि आपको लायंस ही लायंस दिखते हैं, वो तो एक क्लोज एरिया है बड़ा सा. बट वी वर इन द फॉरेस्ट एंड जस्ट गोइंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, कहाँ क्या स्प्रेड है. वी जस्ट सिटिंग इन द जीप, बिल्कुल पास में द होल फैमिली ऑफ लायन अपीयर्ड. लायनस विद 4 cubs. बिल्कुल हमसे मुश्किल से 10 feet की दूरी पे. वी कुड नॉट बिलीव दिस. Felt like getting down and hugging those small cubs. कि नहीं, we have to restrict ourselves. Can't get down. Such a visual treat to see sudden appearance, because ना कोई सिग्नल था उसमें, ना कुछ कहाँ मिल रहा है, पीछे पीछे चेस कर रहे. तो जस्ट पासिंग, तो वी सिटिंग देयर, एक्चुअली वी आर सिटिंग इन द जीप. इट्स अ पेट्रोलिंग स्टेशन. दे वर मेकिंग टी फॉर अस, कि आप यहीं बैठिए, आपको चाय बना के, हम लोग बहुत ऐसे घूम रहे हैं, विल मेक यू लेमन ग्रास टी. वी जस्ट सेट डाउन. पेट्रोलिंग स्टेशन था पास में, तो किचन में दे मेकिंग, वी सिटिंग इन द जीप. इट वाज सच एन अमेजिंग
experience suddenly see them एक डर लगा, then we became little affectionate to them कि small curves with linus going, and they looked at us and then they gradually crossed the path and went away. हम लास्ट आई थिंक हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे जो हमारा जीकी लॉग ऐसे पॉडकास्ट है, लॉट ऑफ learnings that we have from your experience today for maybe the listeners, और उसमें स्पेसिफिकली कोई मैसेज है for those people who are, let's say, student, first year, second year, third city, even rural area. With the digital age, we feel that the information actually reaches to every nook and corner. या अर्ली स्टेज प्रोफेशनल्स हैं जो कि एनवायरमेंटल डोमेन में मतलब काम करना चाहते हैं या अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसे मैसेज आपकी तरफ से कि कैसे अपना करियर कैसे बिल्ड करें इस एरिया में? हाँ, आई थिंक इंडिया में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं. मैंने तो 25 साल IFM में काम किया, विच इज़ दी लीडिंग इंस्टीट्यूशन इन दिस डोमेन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट एज वेल. सो ये एरियाज़ के बारे में लोगों को नॉलेज कम होती है कि इससे मिलेगा क्या, कहाँ जॉब, एवरीबडी ऐसी जॉब क्या मिलेगा इसके बाद, बिसाइड्स द सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग. सो आई थिंक दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ, जैसे अब मैं कहूँगी कि जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की और कन्वेंशनल फार्मिंग की बात करते हैं, ये डिफरेंस है इसमें. In areas of environment, it takes time. You have to understand the system very well. आपको समझना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है. And but it is so rewarding in terms of your own work, and it is compensation wise also very rewarding. You get such good places, options to work, and you can go to national to international organizations, work with it, but you require a good preparation, good understanding. So courses that you go through, you must put in time to read. Don't just rely on the class presentations, which as a teacher I would tell to all students, and I made them read reports and present, and they used to curse me कि मैडम कितना सारा पढ़ने को दे दिया, you have a number of things to read, because you would be telling same excuse to others also. I wouldn't believe. I did that. I used to read 200 pages sometimes in every day to understand things and to talk to my professor. If you are given to read 100 pages, not every day, maybe once in a week, you should do that for my course at least. And they had done, and they thanked me for pushing them into reading, because they could understand so many things. जाले साफ होते हैं. The more you read, more clarity comes in your concepts, more knowledge you gain कि दुनिया भर में क्या हो रहा है. You get to know. I had given them a lot of national, international studies to go through, reports to go through, present processes की reports आती हैं, update आते रहते हैं. IPCC की report आ गई, बहुत सी reports और आ गई, सब दिया उनको, पढ़ो, present करो class में आके. And I also had a system of storytelling every day. So every day one student would come and tell 5 minutes में एक story सुनाता था कि आज क्या important news pertains to our subject across the globe. It's such an interesting thing, because you don't read everything yourself. Others' experiences also should be shared in the class. Plus, like assignment they used to give them, on a live subject. They would work and present. Very nice. Thank you so much, ma'am. तो दोस्तों, ये conversation डॉक्टर मधु वर्मा मैम के साथ में आपको कैसा लगा? आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स करिए. आपसे ये भी सजेशन है, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मैम, आप हमारे टीम को भी लिख सकती हैं. ऑल्सो वी विल बी शेयरिंग मैम्स इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्टैक्ट, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम इंफॉर्मेशन ऑन आवर पॉडकास्ट एपिसोड. आप प्लीज़ कमेंट करें और इसको सुनते रहें और इसको अपनी नॉलेज लेते रहें. Thank you so much, ma'am. Thank you for having me with you. It was very wonderful talking to you as well. Same here. I hope it conveys information which will influence students to work in this domain of environment and conservation. Thank you, ma'am.